येदियुरप्पा हरिश्चंद्र की औलाद। येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मोदी जी की हिम्मत है तो पहले कार्रवाई कर दो। जिस अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप, उस अजीत पवार को 2 ही दिन बाद आपने डिप्टी सीएम बना दिया और उस अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनकी पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। भ्रष्टाचार में न डूबे होते तो जांच से भागते नहीं। पाकिस्तान या अमेरिका में महंगाई हो, भूखमरी हो, बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, तो इसका मतलब मैं भी बर्बाद हो जाऊं। प्रधानमंत्री जी का शैक्षिक स्तर, जो कि वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूं, तो उनका जो शैक्षिक स्तर है, बौद्धिक क्षमता है, वो थोड़ा सा आड़े है। हमारे देश में बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो वो भारत है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और इस वाराणसी में आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव अब बहुत नज़दीक है। अब पूरे देश के लोग इस पे खुल करके चर्चा भी करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ विपक्षी जो है दलों का गठबंधन है इंडिया, तो दूसरी तरफ पुराना गठबंधन एनडीए अभी भी चल रहा है। अब वो एनडीए की तरफ से इंडिया पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से ये बात कही कि जो इंडिया गठबंधन बना है, बहुत पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और कुछ लोगों ने इंडिया मुजाहिदीन भी, अपने संगठन का नाम इंडियन मुजाहिदीन भी रखा है। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रतिक्रिया उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। जी आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया जी, उस गठबंधन से घबरा गए हैं। उनको प्रत्यक्ष अपनी हार दिखने लगी है। वो अपना प्रत्यक्ष हार देखकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को बदनाम करने के चक्कर में भारत और इंडिया का अपमान कर रहे हैं। ऐसे 140 करोड़ लोगों का अपमान होगा। अच्छा। और ये जनता कह रही है कि यार अब मतलब हर किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। स्टैंड अप इंडिया कहने वाला प्रधानमंत्री, स्टार्टअप इंडिया कहने वाला प्रधानमंत्री अब इंडिया में ही कमी निकालने लगा है। मतलब अपनी बातों पे भी भरोसा नहीं है इंडिया। और ऐसा नहीं है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया इंडस वैली की वजह से भारत का नाम पड़ा इंडिया, ऐसे थोड़ी है। उसका बहुत पुराना इतिहास है। रही बात ये कि प्रधानमंत्री जी कुछ, हमको लगता है 8 महीने पहले संसद में एक अकेला छाती पीट रहे थे। एक अकेला थे और गठबंधन 38 का। 38 में वो लोग हैं जिनके पास 32 लोगों के पास एक को विधायक नहीं है, एक को सांसद नहीं है। उसमें 10 ऐसे दल हैं जिन्होंने आज तक कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। और इंडिया गठबंधन देख लीजिए, इंडिया गठबंधन में 9 पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री गए थे। अब आप उस बात को सोचिए, इंडिया के जो 26 दल हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व रखते हैं, उनका अपना जनाधार है। और इनके पास, अब सोच लीजिए कि 32 लोगों के पास एक को सांसद विधायक नहीं है तो कितना प्रभुत्व होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि जितने लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये एक तरफ से जो है गठबंधन बना करके उसका नाम इंडिया रख करके कहीं ना कहीं देश को भी जो है देश की जनता को वो कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। येदियुरप्पा हरिश्चंद्र की औलाद। येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मोदी जी की हिम्मत है तो पहले कार्रवाई कर दो। जिस अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप, उस अजीत पवार को 2 ही दिन बाद आपने डिप्टी सीएम बना दिया और उस अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी। जिसको आप नेचुरली करप्ट कहते थे,
उस करप्ट व्यक्ति को आपने तिजोरी की चाबी दे दी, महाराष्ट्र जैसे राज्य का वित्त मंत्रालय आपने सौंप दिया। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी विक्षिप्त हो गए हैं। क्या बोलते हैं क्या करते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कुछ दिन एकांतवास करना चाहिए। उनकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है। अजीत पवार को भ्रष्ट कह रहे थे, छगन भुजबल को भ्रष्ट कह रहे थे, सारे लोग आज उनके साथ खड़े हैं। वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिल गया अजीत पवार को। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा करके अपने में शामिल कर रही है, या जो लोग करप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके यहाँ माफ़ी मांग करके जा रहे हैं कि ठीक है अब हम जो है पूरा पाप हमारा धुल जाए, अब हम ये नहीं करेंगे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी सरकार सरकारी एजेंसी के अधिकारियों के लिए क्यों लगती है? क्योंकि वो अधिकारी उनके पक्ष में काम करता रहता है। ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका कार्यकाल समाप्त किया जाता है, आपको 5 बार एक्सटेंशन मिला है, जबकि नियम था 1 बार एक्सटेंशन का, मैक्सिमम 2 बार का, वो भी 6 महीने का। कितने सालों से वो ईडी के डायरेक्टर बने बैठे हैं। और प्रधानमंत्री की वही सरकार घुटने पे बैठ गई, गिड़गिड़ाने लगी कि साहब कम से कम 1.5 महीने और एक्सटेंशन दे दो। क्यों? क्योंकि उस ईडी का प्रधानमंत्री जी विपक्षी दलों के खिलाफ उपयोग करते हैं और ईडी का वो अधिकारी विपक्षियों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, काम करते हैं। तो सरकार खुद ही करप्ट है। जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर वाकई ईमानदार हैं प्रधानमंत्री जी, तो मैं चैलेंज करता हूं कि राफेल का, पेगासस का, अडानी का जांच करवा दीजिए महोदय। जो आदमी जांच से भाग रहा हो वो ईमानदार है। मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो मैं पहले जांच को फेस करूंगा। जब साफ होऊंगा तब मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर आरोप लगा और देखिए मैं साफ पाक था इसलिए बच के निकल आया। चलिए, राफेल में आप शामिल हैं, आपका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, आप डर रहे हैं। पेगासस में आप बेनकाब हो जाएंगे, आप डर रहे हैं। लेकिन अडानी कौन है? अडानी की जांच क्यों नहीं हो सकती? वो सरकार है अडानी, तो वो उसमें भी डर लग रहा है, क्योंकि अडानी को जिस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, पूरी सरकार को किनारे लगा के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनकी पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। भ्रष्टाचार में न डूबे होते तो जांच से भागते नहीं। अच्छा वैभव जी, एक बात आपको यहीं रोकते हैं, एक बात पूछेंगे कि पहले तो चिल्ला चिल्ला करके जो विपक्षी थे वो बोलते थे कि नाम बदलने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलती है। मैं जानना चाहूँगा कि नाम बदलने के पीछे, यूपीए तो पहले था, यूपीए ने 10 साल शासन भी किया इस देश पे, लेकिन यूपीए का नाम बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? आप तो नाम बदलने वाली सरकार बोल रहे थे, आज अपना ही गठबंधन का नाम बदल करके चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसा यूपीए जो गठबंधन था, ऐसा तो नहीं है कि वो राजनीतिक दल है। यूपीए रजिस्टर्ड है, नहीं है ना? नहीं। उसमें जो दल हैं उनके अपने अपने नाम है, अपने अपने सिंबल हैं, अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना दायरा है। जब 2004 में भ्रष्ट सरकार को हटाने की बात आई तो जो दल एक हुए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम रखना चाहिए और इस संगठन को, तो यूपीए बना। अब जो स्थितियां हैं, उस दौरान बहुत सारे ऐसे दल थे जो कि आज विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, उस टाइम नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम संगठन में शामिल होंगे लेकिन इसका नाम यूपीए न रहे। तो ये जो सभी 26 दलों का संगठन है, 26 दलों के सभी नेताओं के विचारों को लेने के बाद ये नाम रखा गया है और ऐसा नहीं है कि नाम बदला गया है। नाम बदलने के पीछे लोग ये कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ना देश का नहीं चाहते थे। कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हो गई है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तगड़ा घेरते हैं, कहीं भी कांग्रेस विफल हो जाती है
तो उसके बाद इन लोगों ने इस सारी चीज़ों को बदल करके इंडिया रख दिया। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अगर गलत होती, ठीक, और कांग्रेस कमज़ोर होती या कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने घेर दिया होता तो कांग्रेस की बातें नहीं करते प्रधानमंत्री जी। 2014 से आज तक उठा के देख लीजिए किस क्षेत्रीय दल को प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा घेरा है, किस पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बातें की हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव, कांग्रेस, इसके अलावा कोई बात करते हैं क्या मोदी जी? अगर कांग्रेस की वो स्थिति न होती, कांग्रेस से इनको भय न होता और ये जानते हैं कि कांग्रेस ही है जो हमको सत्ता से बेदखल कर देगी। विपक्षी एकता जो है वो वोटों के बिखराव को रोकने के लिए है। विपक्षी एकता जो है, देखिए अब है क्या, बनारस ले लीजिए, आम आदमी पार्टी का अपना कैंडिडेट, बसपा का अपना कैंडिडेट, सपा का अपना कैंडिडेट, इसी तरह अपना दल का अपना कैंडिडेट, कांग्रेस का अपना, 5-6 ऐसे दल हैं जो कि विपक्षी एकता में हैं। उनका सबका अगर 2014 और 19 का वोट एक कर लीजिए तो प्रधानमंत्री जी जितना वोट पाए हैं लगभग उतना वोट उनको पड़ता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार जाएंगे। तो डर किससे लगता है? कांग्रेस से। कांग्रेस इस विपक्षी एकता की रीढ़ है। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता संभव नहीं है। तो ये जो बातें कह रहे हैं, एक तो बात थोड़ी सी छूट गई थी, यूपीए का नाम नहीं बदला है क्योंकि ये नया गठबंधन है और नए गठबंधन के जितने भागीदार हैं उनकी तरफ से सुझाया गया ये नाम है, इस वजह से ये नया नाम है। और यूपीए का नाम नहीं बदला गया। यूपीए में अलग दल थे, इसमें अलग दल हैं, कुछ दल उसमें भी थे, कुछ दल इसमें भी हैं। दूसरी बात, कांग्रेस से ही डरती है भाजपा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी होते हैं। बात कांग्रेस क्या कर रही है? बीजेपी हारती हुई दिख के हिंदू मुस्लिम पे जा रही है, मणिपुर को ढकना चाहती है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद याद आ जा रही है। कांग्रेस क्या बात कर रही है? कांग्रेस कह रही है कि सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, सस्ता स्वास्थ्य मिलना चाहिए, लोगों को महंगाई में राहत मिलनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, पुराने पेंशन को लागू करेंगे, जो कर्मचारी पूरा जीवन लगा के काम करता है उसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये मूल मुद्दे हैं। किसान को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, किसान को सस्ता बिजली मिलनी चाहिए, किसान को सस्ता डीजल मिलना चाहिए, किसान को सस्ते उर्वरक और कृषि यंत्र मिलने चाहिए। कांग्रेस ये बात कर रही है। अभी तो मोदी जी यूरिया के बारे में गिना रहे थे कि जो यूरिया 300 से भी कम दाम की हम भारत में दे रहे हैं वो अमेरिका में 3,500 रुपए। भैया मेरे ऐसा है, मेरे पड़ोसी के घर में 56 भोग बन रहा हो और मेरे घर में नमक रोटी मुझे खाना पड़े तो मेरे बच्चे ये कहेंगे ना कि पापा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। 56 भोग मिल रहा हो कहीं अन्यत्र, उससे क्या मतलब है? दूसरी चीज, पाकिस्तान या अमेरिका में महंगाई हो, भूखमरी हो, बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, तो इसका मतलब मैं भी बर्बाद हो जाऊं। यूरिया वहां महंगी है और वहां अमेरिका के हालात और भारत के हालात एक ही हैं। वहां की जोत कितनी बड़ी होती है और भारत में कितने जोत कितनी छोटी है वो एक ही हो जाएगा। तुलना गलत तरीके से कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी का शैक्षिक स्तर, जो कि वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, तो उनका जो शैक्षिक स्तर है, बौद्धिक क्षमता है, वो थोड़ा सा आड़े आ जाता है। यही कारण है कि वो जो भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे मजबूत सेना है उसको कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर ले आते हैं। कॉपी जिस देश से करते हैं उस देश की स्थितियां देख लीजिए। उस देश की जनसंख्या बहुत कम है, उस देश में कोई बेरोजगार नहीं है, तो मतलब वो देश तो फिर सब रोजगार में है, सब सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? इस वजह से उस देश में जरूरी सैन्य सेवा शर्त है कि हर युवा को 4 साल 5 साल सेना की सेवा करनी है, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन आज हमारे देश में
बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो वो भारत है। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि 10 साल से सरकार में हैं, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे और 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। एक बार मुंह से शब्द नहीं निकलते कि नहीं क्यों बेरोजगार हो गए।